नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे जिसके विचारों ने एक पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 20वीं सदी का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर लेनिन की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके तजुर्बों और उनकी सोच ने उन्हें इतिहास के सबसे असरदार क्रांतिकारियों में से एक कैसे बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऊंचे सरकारी अफसर का बेटा, जिसकी किस्मत में एक आरामदायक जिंदगी लिखी थी, आखिर वो एक ऐसी क्रांति का चेहरा कैसे बन गया जिसने पूरी एक सदी को अपनी पहचान दे दी। चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। लेनिन की इस पूरी यात्रा को हम 6 अहम पड़ावों में देखेंगे। कैसे उनमें क्रांति की चिंगारी जली, फिर कैसे वो मार्क्सवाद की तरफ मुड़े, एक बिल्कुल नई तरह की पार्टी का उनका आइडिया क्या था, दुनिया में चल रही जंग पर उनके क्या ख्याल थे, और फिर कैसे उन्होंने सत्ता हासिल की, और आखिर में एक नई दुनिया बनाने की उनकी कोशिश कैसी रही। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, कोई भी क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, उसे हालात बनाते हैं। तो आइए पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने जवान व्लादिमीर उल्यानोव के दिल में बगावत की पहली चिंगारी भड़काई। व्लादिमीर उल्यानोव, जिन्हें हम आज लेनिन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म रूस के एक बड़े और रसूखदार घराने में हुआ था। उनके पिता पब्लिक स्कूलों के डायरेक्टर थे और उन्होंने अपने काम से परिवार के लिए पुश्तैनी रईसी का दर्जा हासिल किया था। मतलब सोचिए, एक तरफ ऐसी शाही परवरिश और दूसरी तरफ उनका भविष्य एक क्रांतिकारी के तौर पर। कितना बड़ा फर्क है। लेकिन ये आराम की जिंदगी बिखरने वाली थी। सिर्फ 2 साल के अंदर उनकी दुनिया पर एक के बाद एक पहाड़ टूटे। पहले उनके पिता की अचानक मौत हो गई, फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनके बड़े भाई अलेक्जेंडर को जार यानी राजा की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में फांसी दे दी गई, और कुछ ही महीनों बाद व्लादिमीर खुद सरकार के खिलाफ खड़े पाए गए और उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि अलेक्जेंडर की फांसी वो एक पल था जिसने व्लादिमीर की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। उनके दिल का दर्द अब एक पक्के राजनीतिक इरादे में बदल चुका था। उन्होंने अपने भाई का ही रास्ता चुना, लेकिन उनका तरीका अब बिल्कुल अलग होने वाला था। दिल में गुस्सा और नाइंसाफी का एहसास तो था, लेकिन सिर्फ इससे क्रांति नहीं होती। लेनिन को अब एक ढांचे की जरूरत थी, एक ऐसी थ्योरी जो दुनिया को समझने और उसे बदलने का रास्ता दिखाए, और यहीं से उनकी वैचारिक यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में वो नानोदनिकों से प्रभावित हुए। ये लोग मानते थे कि रूस के किसान क्रांति ला सकते हैं और देश को पूंजीवाद के मुश्किल दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन लेनिन को ये सोच कुछ ज्यादा ही हवाई लगी। उन्हें कुछ ठोस चाहिए था, और वो उन्हें मिला कार्ल मार्क्स के विचारों में, जिन्होंने इतिहास का एक वैज्ञानिक विश्लेषण पेश किया जो किसानों पर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर केंद्रित था। साल 1889 में सब कुछ बदल गया। जब लेनिन ने मार्क्स की मशहूर किताब दास कैपिटल पढ़ी तो उन्हें लगा कि उन्हें अपना वैचारिक घर मिल गया है। उन्होंने खुद कहा था कि उसी पल से वो मार्क्सवादी बनने लगे। यही वो नींव थी जिस पर उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी की इमारत खड़ी होने वाली थी। लेकिन सिर्फ एक विचारधारा का होना ही काफी नहीं था। लेनिन सिर्फ सोचने वाले नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे। उनका अगला कदम क्रांति के सिद्धांत में उनका सबसे बड़ा और अनोखा योगदान होने वाला था। क्रांति को अंजाम देने के लिए एक मशीन, एक संगठन तैयार करना। 1902 में अपनी बहुत ही अहम किताब व्हाट इज टू बी डन में लेनिन ने लिखा, हमें क्रांतिकारियों का एक संगठन दो और हम रूस को उलट कर रख देंगे। ये लाइन दिखाती है कि उन्हें एक समर्पित और संगठित गुट की ताकत पर कितना ज्यादा यकीन था। लेनिन के इस आइडिया के सेंटर में था पेशेवर क्रांतिकारी का कॉन्सेप्ट। अब ये कौन थे? ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि फुल टाइम लोहे के अनुशासन वाले कार्यकर्ता थे, जिन्हें छिपकर काम करने की पूरी ट्रेनिंग मिली थी और जिनका एकमात्र मकसद था मजदूर वर्ग को सत्ता तक पहुंचाना। ये किसी आम आंदोलन से बहुत अलग था, और ये आइडिया काफी विवादित था। 1903 में इसी बात पर रूसी क्रांतिकारियों के बीच 2 फाड़ हो गए। लेनिन चाहते थे कि पार्टी छोटी हो, सेंट्रलाइज्ड हो, और उसमें सिर्फ पक्के कार्यकर्ता ही सदस्य बने, जबकि उनके विरोधी मार्तोव एक ज्यादा खुली और बड़ी पार्टी चाहते थे। जब वोटिंग हुई तो लेनिन का गुट जीत गया और उन्हें बुल्शेविक यानी बहुमत वाला कहा जाने लगा, जबकि दूसरा गुट मेंशेविक यानी अल्पमत वाला कहलाया। ये वो बंटवारा था जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अगले 1 दशक तक लेनिन की पार्टी छिप छिपाकर काम करती रही, लेकिन फिर दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
पहले विश्व युद्ध ने न सिर्फ दुनिया में आग लगाई, बल्कि इसने लेनिन के क्रांतिकारी विचारों को एक नए ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया। लेनिन के मुताबिक साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म पूंजीवाद का सबसे ऊंचा स्तर था। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां बड़ी बड़ी पूंजीवादी ताकतें खुद को बचाने के लिए कमजोर देशों पर कब्जा करती थीं, उनके संसाधन लूटती थीं और इसी लूट के लिए आपस में लड़ती थीं, जिससे युद्ध होते थे। तो जब पूरा यूरोप देशभक्ति की लहर में बह रहा था, लेनिन बिल्कुल अलग ही बात कह रहे थे। उनके लिए पहला विश्व युद्ध देशों की लड़ाई नहीं थी, ये पूंजीवादी ताकतों के बीच एक आक्रामक लुटेरी जंग थी जो सिर्फ लूट के माल के लिए लड़ी जा रही थी। उन्होंने किसी भी पक्ष का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया और इसी विश्लेषण से निकला उनका सबसे मशहूर और सबसे कट्टर नारा, साम्राज्यवादी युद्ध को गृह युद्ध में बदल दो। ये एक हैरान कर देने वाली अपील थी। वो सैनिकों से कह रहे थे कि अपनी बंदूकें दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने ही देश के शासकों पर तान दो। और फिर साल आया 1917। इतिहास ने लेनिन को वो मौका दिया जिसका उन्हें इंतजार था। रूसी साम्राज्य जो युद्ध की मार से थक चुका था, ढह गया। अब लेनिन के सारे सिद्धांत, सारे विचार सत्ता पर कब्जा करने के एक बड़े प्लान में एक साथ आने वाले थे। जैसे ही वो देश वापस लौटे, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस से राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया। उनकी मांगें बिल्कुल सीधी और साफ थीं। युद्ध को फौरन खत्म करो, सारी जमीन किसानों को दो और सबसे जरूरी, सारी सत्ता सोवियतों को यानी मजदूरों और सैनिकों की परिषदों को। लेनिन ने उस वक्त के रूस की एक अनोखी स्थिति को पहचाना जिसे उन्होंने दोहरी सत्ता कहा। एक तरफ एक कमजोर, बेअसर सरकार थी और दूसरी तरफ थी सोवियतें, मजदूरों और सैनिकों की वो परिषदें जिनके हाथ में असली ताकत थी। लेनिन को इसी पावर गैप में क्रांति का सुनहरा मौका दिखा। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। थ्योरी अब हकीकत बन चुकी थी, लेकिन एक नई दुनिया बनाने की असली चुनौती तो बस शुरू हुई थी और ये उनके अब तक के सफर से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होने वाली थी। सत्ता में आते ही लेनिन की सरकार ने दो सबसे बड़े ऐलान किए। पहला, शांति का फरमान, जिससे रूस पहले विश्व युद्ध से तुरंत बाहर आ गया, और दूसरा, जमीन का फरमान, जिसने जमींदारों से जमीनें लेकर किसानों को दे दी। ये जनता का दिल जीतने और अपने वादों को पूरा करने के लिए बड़े कदम थे। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत बेरहम थी। देश में एक भयानक गृहयुद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ गया। जिंदा रहने के लिए सरकार को वॉर कम्युनिज्म जैसी सख्त नीति अपनानी पड़ी, जिसमें शहरों और सेना का पेट भरने के लिए किसानों से जबरदस्ती अनाज लिया जाता था। इस बीच यूरोप में जिस विश्व क्रांति की वो उम्मीद कर रहे थे, वो कभी हुई ही नहीं और सोवियत रूस दुनिया में अकेला पड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। 1902 में ही मार्क्सवादी विचारक कार्ल कॉट्स्की ने लिखा था कि क्रांति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है और शायद रूस ही पश्चिम के लिए क्रांति की नई चिंगारी बनेगा। 1920 आते आते लेनिन ने खुद इन शब्दों को दोहराया, लेकिन उन्होंने साथ में एक चेतावनी भी दी। उन्होंने अपनी ही पार्टी को घमंडी होने के खतरे से आगाह किया। वो जानते थे कि जीत के बावजूद आगे का रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है। लेनिन की क्रांति तो कामयाब हो गई थी, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। सवाल यह था कि क्या ये नई दुनिया सच में बन पाएगी या फिर जिन औजारों से क्रांति की गई थी वही औजार उसके आदर्शों को बदलकर कुछ ऐसा बना देंगे जिसे कोई पहचान भी ना सके। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है। अगर आप भी उन विचारों को गहराई से समझना चाहते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को ये शक्ल दी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।